वानलू काउंटी की विशाल शहर की दीवारों को देखकर ये परिवार के सभी सदस्य उत्साहित हो गए। विशेष रूप से ये जिंतियन और ये जिन्हाई, वे ये फैन के साथ सबसे बुरे समय से गुजरे थे। मूलतः उन्होंने सोचा था कि वे अपना पूरा जीवन किसानों के रूप में बिताएंगे, लेकिन अब वे न केवल प्रसवोत्तर क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट बन गए हैं, बल्कि वे वानलू काउंटी में विकास की राह पर भी अग्रसर हैं। दोनों ने शांतचित्त ये फैन को देखा, उनके मन में उसके प्रति प्रशंसा और भी बढ़ गई। उनके पिता कुछ भी करने में सक्षम हैं। मेरे प्यार, तुमसे मिलना सचमुच मेरा सौभाग्य है। सुयान बहुत उत्साहित थी, उसकी आंखें नमी से भर गईं। यान यान, थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे साथ प्रीफेक्चुरल शहर घूमने चलूंगा, शायद हम तुम्हारे परिवार को ढूंढ सकें। सुयान ने सिर हिलाया। जब वह भागते समय ये फैन से मिली तो उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वह अपने परिवार को फिर से देख सकेगी। मेरे प्यारे, हम उस समय बिखर गए थे। मुझे नहीं पता कि मैं अपने परिवार को पा पाऊंगी या नहीं। इस अराजक युग में उसके लिए जीवित रहना और ये फैन से मिलना सौभाग्य की बात थी। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अन्य लोग जीवित बच पाएंगे या नहीं। पिछली बार वे प्रीफेक्चरल शहर में अपने रिश्तेदारों के साथ रहने जा रहे थे। अगर वे अभी भी जीवित हैं तो उन्हें वहीं होना चाहिए। जन्मजात प्रतिभा और ज्ञान की वृद्धि ने ये परिवार के प्रत्येक सदस्य को अधिक परिश्रम से अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कि सुयान भी साधना की भावना से पूरी तरह मोहित थी। ये फैन केवल ये परिवार के लिए कुछ उद्योग तैयार करने के लिए अकेले ही जा सकता था। ये परिवार का मुख्य उद्योग निश्चित रूप से ये मेडिकल हॉल है। लेकिन अब यह यी का मेडिकल हॉल नहीं है, इसे यी का एलिक्सिर पैविलियन कहा जाना चाहिए। ये परिवार के पास उपलब्ध चांदी पर्याप्त नहीं है, केवल लगभग 10,000 टैल है। इसलिए इस दुकान को खरीदा नहीं जा सकता, इसे केवल किराए पर लिया जा सकता है। जब ये फैन ने सुना कि एक दुकान का मासिक किराया 500 टैल है तो वह लगभग उछल पड़ा। यह दुकान सोने या चांदी की बनी है, इसकी कीमत इतनी है। कई जगहों पर पूछने पर भी एक ही कीमत मिलने के बाद ये फैन ने हार मान ली। इसे किराए पर दे दो, वैसे भी यह पैसा उन लोगों को दिया जाएगा जो अमृत खरीदते हैं। मकान किराए पर लें, नौकर रखें, फर्नीचर खरीदे। सौभाग्य से सुयान बाद में मदद करने के लिए आ गई, अन्यथा ये फैन वास्तव में अब और सामना नहीं कर सकता था। उद्घाटन से एक सप्ताह पहले ये फैन ने खुद को कीमिया कक्ष में बंद कर लिया, जो अभी अभी स्थापित किया गया था, और उद्घाटन के लिए आवश्यक अमृत बनाने के लिए तैयार हो गया। सबसे अच्छा सोने का धागा कार्बन, जिसकी लागत एक दिन में 10 टेल्स चांदी है। कीमिया कक्ष के तापमान और आर्द्रता में उतार चढ़ाव नहीं हो सकता था, और कीमिया कक्ष की सजावट में कुछ हजार टैल चांदी की लागत आई थी। इसमें ये फैन की प्रसिद्ध गोली भट्ठी भी शामिल है, जिसकी कीमत हजारों टैल चांदी है, तथा कमरे में 5,000 टैल से अधिक औषधीय सामग्री भी है। कुछ समय तक डुओबाओ पैविलियन को 100 जिनसेंग अमृत बेचने से ये परिवार के पास औषधीय सामग्री खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। फिर भी अब ये परिवार 1,000 टैल भी नहीं जुटा सकता। शुरू करने का समय आ गया है। ये फैन ने 5 कंप्लीट पाउडर और बॉइलिंग ब्लड पेलेट के फार्मूले में सुधार करके शुरुआत की। 5 कंप्लीट पाउडर 5 कंप्लीट एलिक्सिर बन गया, जो अविश्वसनीय सीमा तक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला है। उबलते रक्त अमृत भी शरीर निर्माण क्षेत्र के केवल प्रारंभिक और मध्य चरणों में प्रभावी होने से पूरे क्षेत्र में प्रभावी होने के लिए बदल गया। बेशक बेहतर प्रभाव के कारण कीमतें भी बढ़ गईं। एक 5 पूर्ण अमृत, जिसकी कीमत 5 टैल थी, 10 टैल में बिका। एक असली उबलते रक्त अमृत, जिसकी कीमत 20 टैल थी, 50 टैल में बिका। फिर 100 जिनसेंग अमृत है, 100 टैल में, कोई मोलभाव नहीं। आखिर में लिमिट ब्रेकिंग एलिक्सिर है। यह कस्टमाइजेशन के लिए उपलब्ध है, और निचले ग्रेड वाले के लिए इसकी शुरुआती कीमत 10,000 टैल है। सीमातोड़क अमृत बनाने की कठिनाई बहुत अधिक है। मध्यम श्रेणी के सीमातोड़क अमृत की कीमत 30,000 टैल से शुरू होती है, और सामग्री स्वयं ही जुटानी पड़ती है। जहां तक उच्च श्रेणी की सीमा तोड़ने वाली अमृत की बात है, ये फैन अभी तक इसे बनाने में असमर्थ है। एक मध्यम श्रेणी के लिमिट ब्रेकिंग एलिक्सिर को बनाने में पूरे 15 दिन लगते हैं। इन 15 दिनों के दौरान ये फैन की सच्ची क्यूई को हर समय आग की स्थिरता को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फैन की साधना का स्तर प्रसवोत्तर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के शिखर पर पहुंच गया है, जिससे वह मध्यम श्रेणी की सीमा तोड़ने वाली अमृत बना सकता है। यदि वह उच्च श्रेणी का सीमा भंग करने वाला अमृत बनाना चाहता है, तो ये फैन के साधना स्तर को कम से कम जन्मोत्तर क्षेत्र के मध्य चरण के शिखर तक पहुंचना होगा, ताकि अमृत बनाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सच्ची क्यूई की शक्ति और मात्रा हो सके।
5 दिन बाद एक थका हुआ ये फैन कीमिया कक्ष से निकला। 205 पूर्ण अमृत, 100 उबलते रक्त अमृत और 50 जिनसिंग अमृत। सभी औषधीय सामग्री पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसका मतलब था कुल 6000 टैल का लाभ। कीमियागिरी वास्तव में एक अत्यंत लाभदायक व्यवसाय है। पुनश्च मैं पहली बार लिख रहा हूं, मुझे नियमों की ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर कुछ गलत लगे तो बेझिझक मेरी आलोचना करें, लेकिन ऐसा करने से पहले वोट करना न भूलें। 3 दिन बाद यी का एलिक्सिर पैवेलियन आधिकारिक तौर पर व्यवसाय के लिए खुल गया। जब पट्टिका पर से लाल कपड़ा हटाया गया तो इसने तुरंत ही काफी ध्यान आकर्षित किया। एलिक्सिर पैवेलियन नाम से तात्पर्य है कि यह अमृत बेचने का स्थान है। अमृत बेचने का स्वाभाविक अर्थ है कि इसमें एक रसायनज्ञ शामिल है और रसायनज्ञ दुर्लभ हैं, प्रत्येक अपने आप में प्रसिद्ध है। वानलू काउंटी को दूसरा कीमियागर कब मिला? ये फैन ने किसी भी भव्य उद्घाटन, छूट या प्रचार का चयन नहीं किया, क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। कीमियागर बहुमूल्य होते हैं, इसलिए यह हमेशा विक्रेता का बाजार होता है, खरीदार का नहीं। संक्षेप में यह सरल है, यदि आप चाहें तो खरीद लें, यदि नहीं चाहें तो छोड़ दें। यदि कीमियागर इतने आश्वस्त नहीं होते तो इतने सारे मार्शल कलाकार कीमियागर बनने की आकांक्षा क्यों रखते? ये फैन ने जो दुकान किराए पर ली है वह वानलू काउंटी के सबसे व्यस्त हिस्से में स्थित है, अन्यथा किराया इतना अधिक नहीं होता। और यहाँ खरीदारी करने में सक्षम अधिकांश लोग शक्तिशाली मार्शल कलाकार हैं। ये लोग वास्तव में ये फैन के लक्षित जनसांख्यिकीय हैं। जब कई मार्शल कलाकारों ने ये के अमृत मंडप में कदम रखा और देखा कि सीमा तोड़ने वाला अमृत और यहाँ तक कि एक उच्च ग्रेड संस्करण भी अनुकूलन के लिए उपलब्ध था, तो उनके मूल रूप से शांत दिल तुरंत उत्तेजित हो गए। जो लोग सीमा तोड़ने वाले अमृत को खरीद सकते थे, उनमें से अधिकांश लोग जन्मोत्तर क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे। उन्हें सीमा तोड़ने वाले अमृत की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ऐसा कौन होगा जिसके रिश्तेदार या वंशज इसकी आवश्यकता नहीं रखते? इन लोगों को इसकी जरूरत है। केवल निम्न श्रेणी की सीमा तोड़ने वाली अमृत की पेशकश करने से वे इतने उत्साहित नहीं होंगे, लेकिन मुख्य आकर्षण ये फैन द्वारा पेश की गई उच्च श्रेणी की सीमा तोड़ने वाली अमृत का अनुकूलन था। दुकानदार, जल्दी से यहाँ आओ, क्या तुम सचमुच उच्च श्रेणी की सीमा तोड़ने वाली दवा बना सकते हो? एक मार्शल कलाकार ने दुकानदार पर उत्साह से चिल्लाया, जो बॉडी फोर्जिंग दायरे से था और ये फैन द्वारा काम पर रखा गया था। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि हमने इसे पोस्ट किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें इसे पूरा करने का आत्मविश्वास है। सभी के संदेह के बावजूद यी के अमृत मंडप में विश्वास दिखाया जाना चाहिए। यदि वह हिचकिचाहट दिखाएगा तो इससे लोगों को यह लगेगा कि यह अविश्वसनीय है। सब लोग, मैं ये फैन हूँ, ये के एलिक्सिर पैवेलियन का मालिक। मैं आपको साफ साफ कह सकता हूँ कि हम इसे बना सकते हैं, चाहे वह निम्न श्रेणी का हो या उच्च श्रेणी का। ये फैन भीड़ के बीच खड़ा था। आज ये के एलिक्सिर पैवेलियन में धूम मचनी ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो वह अपने परिवार के सदस्यों की साधना के लिए आवश्यक औषधियों का खर्च भी नहीं उठा पाता। ये फैन की बातें सुनकर कई लोग योजना बनाने लगे। यह यी का अमृत मंडप काफी शक्तिशाली लग रहा था। चीफ, ये हमारा शेन परिवार कुछ सीमा तोड़ने वाले अमृत का ऑर्डर देना चाहता है, क्या इस पर विस्तार से चर्चा करना संभव होगा? शेन परिवार वानलू काउंटी में एक प्रथम श्रेणी का परिवार था, जिसके पास बाद के चरण में शक्तिशाली योद्धा थे। ये लोग वास्तव में बड़े ग्राहक थे और ये फैन स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। चीफ, ये ली परिवार भी एक भाग ऑर्डर करने की योजना बना रहा है। सिर्फ एक दिन में ये फैन को 10 सीमा तोड़ने वाले अमृत के आदेश मिले और उनमें से अधिकांश उच्च श्रेणी के सीमा तोड़ने वाले अमृत थे। उन्हें सब्जियां खरीदने की तरह सीमा तोड़ने वाले अमृत खरीदते हुए देखकर ये फैन ने मन ही मन अपने दिल में शाप दिया, बड़े कुत्तों का एक झुंड। ये ऑर्डर ये फैन को लंबे समय तक व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त होंगे। ये फैन ने ऑर्डर लेना जारी नहीं रखा, उसने पहले इन्हें पूरा करने का फैसला किया। मूलतः ये फैन ने सोचा था कि आज उसने जो अमृत तैयार किया है उसकी उच्च उपज के कारण वह उसे बेच नहीं पाएगा। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि सिर्फ एक दिन में ये फैन द्वारा तैयार किए गए कुछ 100 अमृत बिक गए। अंत में ये फैन को व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी पड़ी और अगली बार और अधिक तैयारी करने का वादा किया। एक दिन में उसने 6000 चांदी कमाए और ये फैन थोड़ा डर गया। इस तरह क्या वह बहुत हाई प्रोफाइल था? ये फैन ने अनुमान लगाया था कि अंधेरे में अब बहुत से लोग ये परिवार को निशाना बना रहे होंगे, लेकिन फिर भी यी के एलिक्सिर मंडप की प्रतिष्ठा पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी। अगले दिनों में ये फैन ने मूल रूप से हर दिन कीमिया कक्ष में डूबे हुए बिताया।
ये के अमृत मंडप में बेचे जाने वाले अमृतों के अलावा दोबाओ मंडप को भी अमृत का एक हिस्सा उपलब्ध कराना था, वरना उन्हें लाभ क्यों मिलता। चाचा, मैं कीमिया सीखना चाहती हूँ, ये जिनफेंग ने गंभीर भाव से ये फान से कहा। तुम कीमिया सीखना चाहते हो? बिल्कुल सीख सकते हो। ये फैन लंबे समय से ये परिवार के भीतर एक छात्र को ढूंढना चाहता था जो कीमिया की कला को आगे बढ़ा सके। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ये परिवार के सदस्यों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। किसी ने भी नहीं कहा कि वे कीमिया सीखना चाहते हैं। ये फैन ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, छोटे फीनिक्स, तुम कीमिया क्यों सीखना चाहते हो? क्योंकि कीमिया से पैसा बनता है। जैसे ही ये जिनफेंग ने यह कहा, उसकी आंखों में छोटे छोटे तारे चमक उठे। यह सुनकर ये फैन को गुदगुदी और खुशी दोनों महसूस हुई। क्या आपके घर में पैसों की कमी है? ये फान ने हैरान होकर पूछा। जहां तक ये फान को पता था, घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। ये जिनफेंग ने सिर हिलाया। चाचा, हम घर पर बहुत अच्छे से रहते हैं और मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे पैसा पसंद है। पैसा कमाने का एहसास लोगों को खुश करता है। ये जिनफेंग बहुत दृढ़ लग रही थी। पैसा कमाना तो बस एक शौक था। ये फैन लिटिल फीनिक्स के छोटे सिर को हड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने पहले कभी यह कैसे नहीं देखा था कि ये जिनफेंग वास्तव में एक छोटा पैसा कमाने वाला था। हालांकि ये फान को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। पैसा पसंद करना स्वाभाविक था। इसके अलावा पैसे के बारे में सही दृष्टिकोण रखना भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा बन सकता है। चूंकि लिटिल फीनिक्स सीखना चाहता है, इसलिए मैं, तुम्हारा चाचा, तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। कीमियागिरी कभी भी आसान काम नहीं रही। इस प्रक्रिया के दौरान जो भीषण गर्मी सहनी पड़ती है, वह ज्यादातर लोगों को हतोत्साहित कर सकती है। मूल रूप से ये फैन ने सोचा था कि युवा लड़की लंबे समय तक नहीं रहेगी, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए आधे साल बाद न केवल ये जिनफेंग ने हार नहीं मानी, बल्कि वह और भी अधिक दृढ़ हो गई। 100 जिनसेंग अमृत की कीमत 100 टैल है, 10 की कीमत 1000 है और 100 की कीमत 10,000 है। मुझे सीखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। एक बार जब मैं इसमें पारंगत हो जाऊंगा, तो मैं बहुत पैसा कमा लूंगा। छोटे फीनिक्स, पैसा कमाने के लिए तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। जब भी उसे हार मानने का मन होता, तो ये जिनफेंग चांदी के नोटों का उपयोग करती, जो ये फैन हर महीने खुद को प्रेरित करने के लिए लाती थी। उसे ये परिवार और अपने लिए पैसा कमाना था। छोटी बहन फीनिक्स, क्या तुम मुझे 100 टैल उधार दे सकती हो? ये जिन्हाई ने ये जिनफेंग से बात करते हुए अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। उसका चेहरा लाल हो गया। एक भाई होने के नाते, जिसने अपनी बहन से पैसे उधार लिए थे, उसने सोचा कि वह ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति था। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। घर का सारा खर्च सुयान ही संभालती थी। यद्यपि खेती के संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी ये जिन्हाई के पास हर महीने केवल 100 टैल ही होते थे। वह ये जिनतियन की तरह नहीं था, जिसका अपना व्यवसाय था और वह पैसा कमा सकता था। हर बार जब वह अधिक पैसे मांगता, तो ये फैन उसे पत्नी ढूंढने के लिए कहता, जिससे ये जिन्हाई निराश महसूस करता। महिलाओं ने वास्तव में उनकी खेती पर प्रभाव डाला। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? ये जिनफेंग ने अपने पैसों के बैग को कसकर पकड़ लिया और ये जिन्हाई को शक की निगाह से देखने लगी। इस बारे में किसी और को मत बताना। शहर में एक संप्रदाय है जो शिष्यों को शामिल कर रहा है। मैं उस संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूं और ये 100 टैल मेरी योग्यता की परीक्षा लेने की फीस है। एक संप्रदाय। ये जिन्हाई का कारण सुनने के बाद ये जिनफेंग ने आगे कोई इनकार नहीं किया। यद्यपि ये जिनफेंग को पैसे से प्यार था, फिर भी वह कभी कंजूस नहीं थी, खासकर अपने परिवार के सदस्यों के प्रति। बड़े भाई है, इन 100 टैल को मेरी तरफ से अपना समर्थन समझो। तुम्हें मुझे कुछ भी वापस देने की जरूरत नहीं है। छोटी बहन फीनिक्स, तुम सबसे अच्छी हो। ये जिन्हाई उत्साह से भरकर 100 टैल लेकर दरवाजे की ओर दौड़ा। उन्होंने अपने परिवार से मदद इसलिए नहीं मांगी क्योंकि ये जिन्हाई को डर था कि उनकी क्षमता पर्याप्त नहीं होगी, जिससे अगर उनका चयन नहीं हुआ तो शर्मनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। पहले वह परीक्षा देगा, फिर यदि उसका चयन हो जाएगा तो वह अपने परिवार को बताएगा। यदि उनका चयन नहीं होता तो ऐसा लगता जैसे घटना कभी घटित ही नहीं हुई। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय, मैं आ रहा हूँ। वानलू काउंटी के पूर्वी शहर के चौक पर बड़ी संख्या में मार्शल कलाकार एकत्र हुए हैं। वे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के शिष्य भर्ती समारोह में भाग लेने के लिए यहां आए हैं। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय गुआंगहे प्रांत के शीर्ष संप्रदायों में से एक है, जो इन्नेट दायरे के शक्तिशाली मार्शल कलाकारों का दावा करता है। हर बार जब वे शिष्यों की भर्ती करते हैं, तो यह गुआंगहे प्रांत के अंतर्गत आने वाले सभी प्रमुख काउंटियों के लिए एक बड़ी बात होती है।
स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में शामिल होने का अर्थ है प्रचुर संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करना और जन्मजात क्षेत्र की साधना तकनीक सीखने का अवसर प्राप्त करना तथा जन्मजात क्षेत्र का मार्शल कलाकार बनना। इन्नेट दायरे के मार्शल कलाकार अकेले ही हजारों सैनिकों का सामना कर सकते हैं और पहाड़ों को तोड़ना तथा पत्थरों को तोड़ना उनके लिए बहुत आसान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्नेट दायरे के मार्शल कलाकारों का शारीरिक परिष्कार हुआ है, जिससे उनका जीवनकाल लगभग 150 वर्ष तक बढ़ गया है। दीर्घायु एक ऐसा प्रलोभन है जिसका विरोध करना किसी के लिए भी कठिन होगा। 25 साल का शरीर निर्माण के 8वें स्तर तक ही साधना कर पाया, अयोग्य हड्डियों की जांच, योग्यता का परीक्षण, साधना स्तरों की जांच करना, यह निर्धारित करना कि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में शामिल होने का अंतिम अवसर किसे मिलेगा। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में शिष्यों को स्वीकार करने के लिए बहुत सख्त मानदंड हैं। वे प्रत्येक काउंटी से केवल 3 शिष्यों को स्वीकार करते हैं। क्या यह जू चांगगुई नहीं है? मैंने सुना है कि वह सिर्फ 22 साल की उम्र में प्रसवोत्तर क्षेत्र में पहुंच गया था। तीनों में से एक स्थान पहले ही ले लिया गया है। वानलू काउंटी के लगभग सभी युवा मार्शल कलाकार जो कुछ हद तक प्रतिष्ठित हैं, इस समारोह में भाग लेने आए हैं। एक एक करके उनका परीक्षण किया जाता है और तीव्र गति से उन्हें समाप्त किया जाता है। यहां तक कि प्रसवोत्तर क्षेत्र में कई मार्शल कलाकारों को उनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक होने के कारण दूसरे दौर में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। जल्द ही ये जिन्हाई की बारी आई। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के प्रसवोत्तर क्षेत्र मार्शल कलाकार ने जब ये जिन्हाई की मांसपेशियों की जांच की तो उसने तुरंत अपना सिर उठाया और ये जिन्हाई की ओर देखते हुए कहा, आपका साधना स्तर क्या है? प्रारंभिक प्रसवोत्तर चरण 1 मेरिडियन को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया। 20 साल की उम्र प्रसवोत्तर अवस्था पास। यह टोकन ले लो और पीछे इंतजार करो। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के मार्शल कलाकार ने ये जिन्हाई को एक टोकन दिया और उसे पहले चरण को पार कर चुके अन्य मार्शल कलाकारों के साथ प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया। आसपास के मार्शल कलाकार जब ये जिन्हाई की उम्र और साधना स्तर के बारे में सुन रहे थे तो वे तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। 20 वर्ष की आयु में प्रसवोत्तर अवस्था में क्या उसकी साधना की गति वानलू काउंटी के उन विलक्षण व्यक्तियों से अधिक तेज नहीं है? वह किस परिवार से है? ऐसा लगता है जैसे वह कहीं से अचानक आ गया हो। ये जिन्हाई उनके लिए बिल्कुल अपरिचित था। आमतौर पर वह ज्यादातर घर पर ही रहता और खेतीबाड़ी करता, किसी को भी उसे जानने का मौका नहीं देता था। कुछ ही समय में ये जिन्हाई का नाम आसपास के मार्शल कलाकारों के बीच फैलने लगा। उनमें से कई लोग यह देखना चाहते थे कि यह व्यक्ति जो वानलू काउंटी का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति बनने की राह पर था, कैसा दिखता है। भीड़ के बाहर एक युवक का चेहरा ये जिन्हाई की उम्र और साधना के स्तर के बारे में सुनकर और भी उदास हो गया। झाओ म्यू काफी परेशान था। असल में 25 साल की उम्र में प्रसवोत्तर अवस्था तक पहुंचने की उसकी उपलब्धि ने उसे वानलू काउंटी में तीसरा स्थान दिलाया था और स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में वानलू काउंटी से भर्ती के लिए 3 स्थान उपलब्ध होने के कारण उन्हें यकीन था कि उन्हें एक स्थान मिल जाएगा। हालांकि ये जिन्हाई के उभरने से उन्हें चौथे स्थान पर धकेला जा सकता है। तो भला वे नाराज क्यों न हो? स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में शामिल होने से उसे इन्नेट दायरे में मार्शल कलाकार बनने का थोड़ा सा मौका मिल सकता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो वह सारी उम्मीद खो देगा। बड़े भाई, जाकर पता लगाओ कि ये जिन्हाई कहां से आया है। परीक्षण का पहला दौर समाप्त हो गया और संभावित धोखेबाजों को बाहर निकालने के लिए शीर्ष प्रसवोत्तर क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा किए गए परीक्षण का दूसरा दौर अंतिम परीक्षण के साथ शुरू हुआ। जहां एक मार्शल कलाकार का साधना स्तर महत्वपूर्ण है, वहीं उसकी युद्ध शक्ति भी महत्वपूर्ण है। जन्मोत्तर क्षेत्र से नीचे के लोग मूलतः तमाशा देखने के लिए वहां आते हैं। वास्तव में जो बात मायने रखती है वह है प्रसवोत्तर क्षेत्र के मार्शल कलाकार। वानलू काउंटी में 20 वर्ष की आयु के कुछ ही पोस्टनेटल रियल मार्शल कलाकार थे। जल्द ही ये जिन्हाई की बारी आई और ये जिन्हाई के प्रतिद्वंद्वी झाओ म्यू थे। ये जिन्हाई ने सहजता से एक लंबी तलवार चुनी जिसकी नोक जमीन की ओर थी, जिससे शौर्य का भाव प्रकट हो रहा था। झाओ म्यू का हथियार एक कृपाण था जिसे वह सीधा रखते हुए ये जिन्हाई को उत्सुकता से देख रहा था। यदि वह योग्यता के मामले में ये जिन्हाई से कमतर होता और यदि वह युद्ध कौशल में भी उससे आगे होता तो उसके पास कोई मौका नहीं बचता। यह सबसे अच्छा होगा यदि वह इस लड़ाई के दौरान अपने प्रतिद्वंद्वी ये जिन्हाई को पूरी तरह से अक्षम कर सके। फ्लाइंग स्टार सेबर झाओ म्यू तेज तलवारबाजी में माहिर थे। उनकी तलवार इतनी तेजी से चलती थी कि ये जिन्हाई पर कई तरह के भ्रम पैदा करती थी। ये जिन्हाई ने अपना रुख धीरे से बदला और पीछे की ओर सरक गया।
उनकी स्टाइलिश हरकतों से भीड़ में मौजूद महिलाएं चीखने लगीं। जैसे ही झाओ म्यू की ताकत कम हुई, ये जिन्हाई ने तेजी से अपना कदम बढ़ाया। कोमल पवन तलवार, एक जोर। उसने अपनी तलवार बिजली की गति से बाहर निकाली और तुरंत झाओ म्यू के 5वें अंग पर प्रकट हुआ। झाओ म्यू को बस अपने शरीर के रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। एक पल में वह अभूतपूर्व गति से फट पड़ा और ये जिन्हाई से दूर चला गया। अपनी जांघों पर हल्की ठंडक महसूस करते हुए झाओ म्यू का ये जिन्हाई के प्रति नजरिया बदल गया। शुरू में तो उसने सोचा था कि ये जिन्हाई एक विनम्र सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन अचानक वह इस तरह के व्यक्ति हैं। औरतों की चीखें अचानक बंद हो गईं। उनकी आंखों में जो सज्जन पुरुष था वह थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ये जिन्हाई ने एक हल्की सी मुस्कान दी। उसे लोगों की नजरों में आए बदलाव की कोई चिंता नहीं थी। तलवार को आगे बढ़ाते हुए, पैरों, आंखों पर निशाना साधते हुए, जहां भी कमजोरी होगी ये जिन्हाई की तलवार वहां प्रकट हो जाएगी। ये जिन्हाई के विचार में तलवारबाजी ही है। चाहे तलवारबाजी कितनी भी विचित्र क्यों न हो, यह एक अच्छे सज्जन होने के उनके वास्तविक स्वभाव को नहीं बदल सका। झाओ म्यू ने एक और द्वार खोला। ये जिन्हाई की तलवार तुरंत प्रकट हो गई। इस बार झाओ म्यू अब वह गति नहीं जुटा सका जो उसकी अपनी नहीं थी। अपनी 5वीं शाखा के पास पहुंची तलवार को घूरते हुए झाओ म्यू ने बड़ी मुश्किल से निगलते हुए कहा, मैं छोड़ता हूं। ये जिन्हाई ने अपनी तलवार को म्यान में डालने से पहले उसे खूबसूरती से घुमाया, हार स्वीकार करने के लिए। धन्यवाद। झाओ म्यू मुड़ा और चला गया। यह बहुत शर्मनाक था। झाओ म्यू ने जाने से पहले ये जिन्हाई पर एक क्रूर नजर डाली। उसकी आंखें आक्रोश से भरी थीं। इस ये जिन्हाई ने न केवल उसका स्थान छीन लिया, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी गिरा दी। वह मरने के लायक था। ये जिन्हाई के मुंह पर मुस्कान आ गई। लग रहा था कि आज रात वो व्यस्त रहेगा। ये जिन्हाई, शाबाश। दूसरे दौर की परीक्षा के लिए जिम्मेदार प्रसवोत्तर क्षेत्र के सर्वोच्च मार्शल कलाकार ने ये जिन्हाई के कंधे पर थपथपाया। उनके चेहरे पर मुस्कान छा गई। तुम्हारे जैसा शिष्य ही मेरे गुरु को पसंद आएगा। लियूहे बहुत खुश था। इस विचित्र शिष्य को पाकर उसके गुरु आखिरकार उसे सताना बंद कर देंगे। ये जिन्हाई ने लियूहे की दयालुता को महसूस किया, लेकिन उसे इसका कोई मतलब नहीं समझ सका। क्या हो रहा है? क्या इस बड़े योद्धा भाई के गुरु भी उसी आचार संहिता का पालन करते थे, इसलिए उनमें इतनी आत्मीयता थी? बिना किसी आश्चर्य के ये जिन्हाई ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और वानलू काउंटी के 3 शिष्यों में से एक बन गए जिन्हें स्वर्गीय तलवार संप्रदाय द्वारा स्वीकार किया गया। 7 दिन बाद स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के मार्शल कलाकार उन्हें स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में ले जाने के लिए वानलू काउंटी लौट आएंगे। वे 7 दिन उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने का अवसर प्रदान करते हैं। आखिरकार स्वर्गीय तलवार संप्रदाय गुआंगहे प्रांत में स्थित है। एक बार उनके चले जाने के बाद वापस लौटना आसान नहीं है। जब ये जिन्हाई घर लौटे तो उन्होंने तुरंत ये फैन की तलाश की। पिताजी, क्या आप जानते हैं कि जहर कैसे तैयार किया जाता है? ये जिन्हाई ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। जहर? मुझे जहर बनाना आता है, पर तुम्हें जहर की क्या जरूरत है? ये फान ने ये जिन्हाई की तरफ देखा। उसे लग रहा था कि उसका बेटा कुछ ज्यादा ही चालाक है। आज मैंने स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के शिष्य भर्ती समारोह में भाग लिया। मुझे संदेह है कि मुझे निशाना बनाया गया है और आज रात मेरी जान लेने की कोशिश हो सकती है। ये जिन्हाई ने उस दोपहर झाओ म्यू के साथ अपनी नाराजगी का जिक्र किया और अपने संदेह साझा किए। कहानी सुनने के बाद ये फैन बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उन्हें ये परिवार के वंश का हिस्सा होने पर गर्व था, फिर उन्हें ये जिन्हाई जैसा चालाक वंशज कैसे मिला? हालांकि ये फैन ने खुद को इस विशेषता से काफी प्रसन्न पाया। बेशक ये फान जहर बनाना जानता था। दवाइयों और जहरों की दुनिया में एक धुंधली रेखा है। ये फान ऐसे जहर भी बना सकता था जो प्रसवोत्तर क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को भी बेहोश कर सकते थे। हालांकि वास्तव में जहर का उपयोग बहुत व्यापक नहीं है। युद्ध में विशिष्ट तकनीकों के बिना बहुत कम मार्शल कलाकार जहर से प्रभावित होंगे। लेकिन यदि यह किसी खरगोश के स्टंप से टकराने की घात में पड़े रहने का मामला है तो जहर का प्रभाव दूरगामी होता है। जल्द ही ये फैन ने जहर के 10 सेट तैयार किए और उन्हें ये जिन्हाई को सौंप दिया। ये जिन्हाई ने ये परिवार के आंगन के चारों ओर देखा, 3 दीवारों के नीचे जाल बिछाए और वहां जहर रख दिया। दूसरा जाल आंगन में जाने वाले अपरिहार्य मार्ग पर था। ये जिन्हाई ने जो भी स्थान चुना, ऐसा लगा जैसे उसने दुश्मन के मनोविज्ञान का गहन अध्ययन कर लिया हो। ये फैन को एक कहावत याद आ गई, जो लोग रणनीति से खेलते हैं उनके दिमाग गंदे होते हैं।
अपने कमरे में जहर की आखिरी खेप रखने के बाद ये जिन्हाई ने अपने हाथों से धूल झाड़ ली। अब उसे बस मछली के चारा खाने का इंतजार करना था। ये जिन्हाई को स्वर्गीय तलवार संप्रदाय द्वारा शिष्य के रूप में लिए जाने की खबर वानलू काउंटी में फैलने लगी। अन्य दो जिन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया, वे दोनों वानलू काउंटी के शक्तिशाली परिवारों से थे। केवल ये जिन्हाई के मामले में ये फैन सिर्फ एक कीमियागर लग रहा था। एक रसायनज्ञ सबसे अधिक मूल्यवान होता है, फिर भी सबसे अधिक अनदेखा भी किया जाता है। आमतौर पर जो लोग कीमियागिरी में अच्छे होते हैं, वे युद्ध में शायद ही कभी सफल होते हैं। इसके अलावा कई लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये परिवार एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार पैदा करेगा। ऐसे में कई लोगों की नजरें ये परिवार के कोटे पर टिकी थीं। खैर, जब तक वे औपचारिक रूप से स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में शामिल नहीं हो जाते, तब तक भले ही वे मर जाएं, संप्रदाय हस्तक्षेप नहीं करेगा। पिछले वर्षों में ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जहां स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के संभावित शिष्य औपचारिक रूप से शामिल होने से पहले ही मर गए। पिताजी, ये जिन्हाई एक छोटे परिवार से है, ऐसा लगता है कि हम कार्रवाई कर सकते हैं, एक ने कहा। झाओ परिवार को वानलू काउंटी में एक शक्तिशाली परिवार भी माना जाता था। परिवार में 3 पोस्टनेटल रियल मार्शल आर्टिस्ट थे। झाओ म्यू, जो चुने जाने वाले चौथे उम्मीदवार थे, को कोटा रिक्त होने पर चुना जाएगा। झाओ म्यू इस अवसर को खोना नहीं चाहता था और न ही झाओ परिवार। विशेष रूप से दोपहर की लड़ाई को याद करने के बाद झाओ म्यू गुस्से से लाल हो गया। ये जिन्हाई, इस बुजुर्ग को मरना ही होगा। बड़े भाई, मुझे लगता है हमें आज रात ही कार्रवाई करनी चाहिए। वह तो बस एक कीमियागर है, उसे सीधे मार डालो। झाओ म्यू के पिता झाओ शेंग, जो झाओ परिवार में दूसरे सबसे बड़े थे, ने उत्साह से कहा। इस वर्ष अपने बेटे की उम्र को देखते हुए वह बहुत प्रतिस्पर्धी था। यदि इसे अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया तो उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बहुत कम हो जाएगी और उन्हें शायद दूसरा मौका ही न मिले। आइए कार्रवाई करें, झाओ शेंग के बड़े भाई ने दृढ़तापूर्वक निर्णय लेते हुए मेज पर थपथपाया। तीनों व्यक्तियों ने अपनी काली नाइटवियर पहनी और यी की हवेली के बाहर चले गए। चारों ओर चक्कर लगाने के बाद झाओ परिवार के 3 सदस्य दीवार फांदकर आंगन में प्रवेश कर गए। वाह! झाओ म्यू को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी चीज पर पैर रख दिया हो और वह तुरंत चौंक गया। अगले ही पल उसे अपने चारों ओर एक लगभग अदृश्य गंध महसूस हुई। कोई फायदा नहीं, जहर। झाओ म्यू ने भागने की कोशिश करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरा, उसे वही परिचित अनुभूति हुई, यहाँ भी जहर था। झाओ शेंग और झाओ सी दंग रह गए। वहां जहर था, एक ऐसा जहर जो प्रसवोत्तर मार्शल आर्टिस्ट को भी प्रभावित कर सकता है। यद्यपि उन्होंने इसका केवल एक धागा ही अंदर लिया था, लेकिन उन्हें अपनी छाती में जलन महसूस हुई तथा उनके शरीर में ट्रू क्यूई का संचार काफी धीमा हो गया था। उसी समय उनकी दृष्टि में एक आकृति प्रकट हुई। ये जिन्हाई, तुम मरने के लायक हो। ये जिन्हाई को देखकर झाओ म्यू को तीव्र क्रोध महसूस हुआ और वह उसकी ओर दौड़ पड़ा। झाओ सी और झाओ शेंग ने यह देखा और तुरंत उसका पीछा किया। तब उन्हें अनुभव हुआ कि क्रूरता क्या होती है। तीर, जाल, जहर, घृणित चीजें, ये जिन्हाई ने अपने पास उपलब्ध हर चीज का इस्तेमाल किया। आंगन में झाओ म्यू की चीखें और दहाड़े कभी कभी गूंजती रहती थीं। झाओ सी और झाओ शेंग ने आखिरकार झाओ म्यू को रोक दिया। हम पीछा नहीं कर सकते, यह उनका इलाका है, हमें यहां से जाना होगा। लेकिन झाओ म्यू, जिसकी आंखें लाल थीं, ने शायद उनकी बात नहीं सुनी। कुछ गड़बड़ है, झाओ म्यू को जहर दिया गया है। लनाओ की हालत बहुत खराब थी। मैं आमतौर पर आवेगशील था, लेकिन आज जितना बुरा नहीं था। अब तुम्हें समझ आ गया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। एक तलवार, एक चाकू, एक मुक्का तुरंत अंधेरे से बाहर आ गया। झाओ परिवार के 3 सदस्यों के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था और वे अचानक पूरी तरह से कमजोर महसूस करने लगे। मिश्रित जहर, तुम लोगों में कोई सैन्य निष्ठा नहीं है। बैंग बैंग बैंग। 3 शव बाहर फेंके गए। झाओ म्यू को आखिरकार होश आ गया और वे कांपते हुए ये जिन्हाई की ओर इशारा करते हुए गुस्से से बोले, तुम गंदे हो। एक छींटे के साथ 3 सिर हवा में उड़ गए। पिताजी, चलो झाओ परिवार से मिलने चलें। उन्होंने तीनों आदमियों को झाओ परिवार के घर वापस पहुंचा दिया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, झाओ परिवार पूरी तरह से लूट लिया गया। अगले दिन कई लोगों को यह खबर मिली। झाओ परिवार खत्म हो गया था। झाओ परिवार के 3 सदस्यों के शव प्रवेश द्वार पर लटका दिए गए। पूरे झाओ परिवार में एक भी जीवित नहीं बचा, वे पूरी तरह से लूट लिए गए थे। सभी की निगाहें ये परिवार की ओर मुड़ गईं, जिसे लोग शुरू में एक फिजूल खर्च समझते थे,
लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इस कीमियागर ये को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। कई परिवार जो योजना बना रहे थे उन्होंने भी अपनी गतिविधियां बंद कर दी। कम से कम जब तक ये परिवार की असली ताकत निर्धारित नहीं हो जाती तब तक वे कोई भी कार्रवाई का जोखिम नहीं उठा सकते थे। झाओ परिवार के संसाधनों ने ये के खजाने को काफी हद तक मजबूत कर दिया था। ये जिन्हाई स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी साधना का स्तर पीछे न रह जाए, ये फैन ने गोलियों का मिश्रण बनाना शुरू कर दिया। साधना के लिए अत्यंत आवश्यक क्यूई संवर्धक अमृत और शिरा तड़का अमृत, युद्ध के लिए बर्स्ट अमृत और रिवाइटलाइजिंग गोली इत्यादि। ये फैन ने वह सब कुछ तैयार किया जो दिमाग में आता है। सैकड़ों अमृतों से भरा एक विशाल बंडल ये जिन्हाई के लिए। यदि झाओ परिवार ने इस बार योगदान नहीं दिया होता तो ये परिवार के पास ये जिन्हाई के लिए इतने सारे अमृत खरीदने के लिए पर्याप्त चांदी नहीं होती। यह कहना होगा कि झाओ परिवार अच्छे लोग हैं। छोटे हाई, जब तुम इस बार संप्रदाय में जाओगे तो यह घर से अलग होगा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। छोटे हाई, तुम्हारी माँ के पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ये 5000 टैल चांदी ले लो और वहां पहुंचकर इन्हें खर्च करने में संकोच मत करना। यह पहली बार था जब ये परिवार का कोई सदस्य इतनी दूर यात्रा कर रहा था, जिससे सभी भावुक हो गए। फिर भी किसी ने ये जिन्हाई को जाने से मना नहीं किया। एक चील को परिपक्व होने पर आकाश में और ऊपर उड़ने के लिए घोंसला छोड़ना ही पड़ता है। ये जिन्हाई हमेशा ये परिवार का हिस्सा रहेंगे और यह कभी नहीं बदलेगा। छोटे हाई, याद रखना कि ये परिवार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये फैन ने ये जिन्हाई के कंधे पर थपथपाया। उसे अचानक उदासी का एहसास हुआ, क्योंकि उसका बच्चा बड़ा हो रहा था। वह बूढ़ा हो रहा था। उसे यह नहीं पता था कि वह और कितना जी सकेगा। खेती, क्या वह इसके लिए इंतजार कर सकता है? ये जिन्हाई स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के मुख्य दल के साथ हजारों मील दूर संप्रदाय के मुख्यालय की ओर यात्रा कर रहे थे। वे घोड़ागाड़ी में बैठकर भी खेती कर सकते थे और अपना अधिकांश समय ऐसा करने में बिताते थे। वे सभी युवा थे और बहुत जीवंत थे। थोड़ी सी बातचीत के बाद उन्हें एक दूसरे के बारे में मोटे तौर पर समझ आ गई। जब उन्हें पता चला कि ये जिन्हाई वानलू काउंटी से आया है तो उनमें से कुछ ने उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा। वानलू काउंटी गुआंगहे प्रांत की सबसे गरीब काउंटियों में से एक है। उन्होंने अनुमान लगाया कि उस तरह के काउंटी के उन छोटे परिवारों ने शायद पहले कभी अमृत भी नहीं देखा होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने हृदय से अमृत निकाला, उसे अपने मुख में डाला और साधना करने लगे। वानलू काउंटी के देहाती लड़के, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चखने के लिए कुछ अमृत दूं? एक आदमी ने मजाक में कहा। ये जिन्हाई के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी क्योंकि उसने चुपचाप अपना बैग उठा लिया। संयोगवश अमृत का ढेर जमीन पर गिर गया। अमृत? क्या सभी अमृत हैं? वह सुगंध, इसमें कोई गलती नहीं है। अय्या, मेरे पिताजी ने मेरे लिए इतने सारे अमृत क्यों तैयार किए हैं? जो लोग ये जिन्हाई को देख रहे थे उनकी नजरें बदल गईं। वह एक मोटा भेड़ था। अगली सुबह ये जिन्हाई का बैग बहुत भारी हो गया था। गाड़ी में बैठे ये लोग अच्छे लोग थे। भविष्य में वह हमेशा अपने पिता पर निर्भर नहीं रह सकेगा। अब समय आ गया था कि वह स्वयं पैसा कमाना शुरू करें। समय जल्दी बीत जाता है। ये जिन्हाई को ये परिवार छोड़े हुए 1 साल बीत चुका था। PS, इसे क्रम से पढ़ना महत्वपूर्ण है। कृपया वोट भी करें। ये फैन के अथक प्रयासों से सुयान अंततः फिर से गर्भवती हो गई। महाराज, मुझे लगता है कि आपको एक उपपत्नी रख लेनी चाहिए। सुयान ने ये फैन की ओर देखा और गंभीरता से कहा। रखैल ले लो। एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में ये फैन के विचार अभी भी कुछ हद तक एक अन्य स्मृति से प्रभावित थे। उन्होंने उपपत्नी रखने के विचार पर विचार नहीं किया था। ये फैन इस विचार को खारिज कर सकता था, लेकिन यह निर्णय सुयान को उसकी ओर से लेना था। इस युग में एक योग्य पुरुष के लिए एक से अधिक पत्नियां और रखैलें रखना सामान्य बात थी। यदि ये फैन ने लंबे समय तक उपपत्नी नहीं रखी तो बाद में उसे ईर्ष्यालु पति के रूप में आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। महाराज, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे आपके लिए संभाल लूंगी, उसने उन्हें आश्वासन दिया। जल्द ही सुयान 2 महिलाओं को आगे ले आई। ये दोनों महिलाएं वानलू काउंटी के 2 प्रतिष्ठित परिवारों की बेटियां थीं। ये फैन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह किसी को भी अपनी उपपत्नी नहीं चुन सकता था। उन्हें प्रतिष्ठित महिलाओं की आवश्यकता थी, उन्हें महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि वाली महिलाओं की आवश्यकता थी। दूसरे शब्दों में, इसमें शक्तिशाली दलों का एकीकरण होना चाहिए जो सामाजिक स्थिति के अनुरूप हो। इस प्रकार कुछ ही समय में ये परिवार में 2 सदस्य बढ़ गए।
ये फैन की भव्य शादी के लिए काउंटी के कई परिवार उसे बधाई देने आए। महाराज, अब आराम करने का समय हो गया है। ये फैन ने अपने परिवार की जनसंख्या को फिर से बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। पलक झपकते ही ये फैन की शादी को आधा साल बीत गया। जैसे जैसे सुयान का पेट बढ़ता गया, ये फैन अपना समय उसके साथ बिताने लगा और काम के बाद हर दिन उसे अपना साथ देने लगा। यान, हमें अपने बच्चे का नाम यही रखना चाहिए। चलो हम पहले से सोचे हुए नामों का उपयोग करते हैं। लड़की के लिए ये जिनक्सिया और लड़के के लिए ये जिंडोंग। ये फैन ने सहमति में सिर हिलाया और कोई आपत्ति नहीं जताई। 2 महीने बाद सुयान को बच्चे को जन्म देना था। तभी ये फैन ने अचानक आकाश से नीचे की ओर एक भारी दबाव महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर पर कोई बड़ा बोझ लदा हो। वह लगभग गिर ही पड़ा। संघर्ष करते हुए उसने अपना सिर उठाया और देखा कि एक व्यक्ति ये परिवार के घर के ऊपर आकाश में उड़ती हुई तलवार पर खड़ा था। एक उड़ती तलवार, एक अमर। ये फैन दंग रह गया। इनेट्रियन स्तर का एक मार्शल आर्टिस्ट भी सिर्फ आसमान में ही उड़ सकता है। वे इस व्यक्ति की तरह तैर तो नहीं सकते। सीधे खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए ये फैन ने सम्मानपूर्वक लेकिन आत्मविश्वास से पूछा, क्या मैं ये परिवार में आपकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछताछ कर सकता हूँ? अमर, इस अमर के इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। तुम ये फैन हो? अमर ने धीरे से कहा। उसकी नजर ये फैन पर टिकी हुई थी। वह सचमुच मेरे लिए यहाँ है। ये फैन का दिल बेचैनी से धड़क रहा था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह यह पता नहीं लगा सका कि उसने कब इतनी शक्तिशाली सत्ता को नाराज कर दिया था। ब्लैक माउंटेन चोर या फिर नष्ट हो चुके बड़े परिवार? लेकिन यह बात समझ में नहीं आई। अगर इन ताकतों के पीछे अमर देवता होते तो उनकी हालत इतनी दयनीय नहीं होती। तभी ये फैन के बगल में खड़ी सुयान को होश आया। उसने अनिश्चित स्वर में पूछा, क्या यह सुपरिवार का कोई बड़ा सदस्य हो सकता है? सुयान की बात सुनकर ये फैन को अंततः बात समझ आ गई। इस अमर की थोड़ी बहुत समानता सुयान से थी, विशेष रूप से उसकी भौहों के आसपास। तुम अवश्य ही छोटी यान हो, अमर ने अपनी प्रभावशाली आभा वापस लेते हुए सुयान के सामने उतरते हुए कहा। ये फैन का शरीर पसीने से भीग गया था। इस अमर की उपस्थिति में वह खुद को चींटी के समान तुच्छ महसूस कर रहा था। लगता है नौजवान कि तुम धर्मनिरपेक्ष दुनिया में उसके पति हो। अमर ने एक नजर के बाद ये फैन को नजरअंदाज कर दिया और अपना ध्यान दूसरी ओर कर लिया। छोटे यान, मैं तुम्हारे पिता का बड़ा भाई हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। इतने सालों के बाद आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया है। सौभाग्य से आपने वह जेड पेंडेंट गिरवी रख दिया जो अंततः शहर में पहुंच गया, अन्यथा मेरे लिए तुम्हें ढूंढना बहुत कठिन हो जाता। वानलू काउंटी की ओर जाने वाले मार्ग पर केवल एक जेड पेंडेंट के साथ ये फैन अमर की क्षमताओं की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। सुयान, अब जब मैंने तुम्हें पा लिया है तो मेरे साथ सुपरिवार के पास वापस आओ। अमर ने लंबे समय तक रुकने की योजना नहीं बनाई थी और सुयान को तुरंत ले जाने का इरादा था। यह सुनकर ये फैन के दिल में ठंडक महसूस हुई। इस तथाकथित अमर ने कभी भी उस पर ठीक से नजर नहीं डाली, न ही उसकी राय की परवाह की, भले ही वह नाम से सुयान का पति था। चाचा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। सुयान स्पष्ट रूप से उत्तेजित थी। उसने पहले ही ये फैन की पत्नी और ये फैन के बच्चे की मां होने की अपनी पहचान स्वीकार कर ली थी। अब वह उन्हें यूं ही कैसे छोड़ सकती थी? अगर वह चली गई तो उनके बच्चे का क्या होगा? ये फैन का क्या होगा? सुयान सुपरिवार की वंशज धर्मनिरपेक्ष दुनिया में नहीं रह सकती। एक बार जब आप हमारी धन्य भूमि पर पहुंचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष जीवन क्षणभंगुर है। अमर ने ये फैन की ओर देखा और वे अंततः धूल में मिल जाएंगे। उसके शब्दों में जीवन के प्रति निहित उपेक्षा ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। सुयान बोलना चाहती थी, लेकिन ये फैन ने उसे बीच में ही रोक दिया। सुयान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वरिष्ठ, क्या आप मुझे सुयान को मनाने की अनुमति दे सकते हैं? ये फैन ने सम्मानपूर्वक अमर की ओर झुककर प्रणाम किया। अमर की आंखों में अधीरता की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गई। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम सुयान को मना लोगे। एक धर्मनिरपेक्ष मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते तुम मेरे सुपरिवार की बेटी के लायक नहीं हो। जैसी कि उम्मीद थी, नाटक शुरू होने ही वाला था। ये फैन का जीवन हाल ही में बहुत शांत हो गया था, जिससे वह लगभग भूल गया था कि वह एक ट्रांसमिग्रेंट है। एक ट्रांसमिग्रेटर की यात्रा कभी भी आसान नहीं होती। ये फैन ने अनुमान लगाया कि भले ही वह और सुयान अलग होने के लिए तैयार न हो, लेकिन यह अमर निस्संदेह सुयान को उसके साथ जाने के लिए मजबूर करेगा।
क्या अब उन्हें चिल्लाकर कहना चाहिए, हर 30 साल में नदी का मार्ग बदल जाता है, गरीबी में जी रहे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को मत धमकाइए, कोई रास्ता नहीं। अगर ये फैन ने इस तरह चिल्लाने की हिम्मत की तो वह एक थप्पड़ से मारा जा सकता है। ये फान सुयान को अपने कमरे में ले गया। सुयान, तुम अपने चाचा के साथ सु परिवार के पास वापस चली जाओ। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। साधना के लिए ये फान बस रास्ता ढूंढने में ही उलझा हुआ था। अब जबकि अवसर मिल गया था और सिस्टम उसके साथ था, यह तथाकथित साधना परिवार अब उसकी पहुंच से बाहर नहीं लग रहा था। कमरे के बाहर सुयान के चाचा ने ये फैन की बातें सुनी और उनके चेहरे पर तिरस्कार की झलक दिखाई दी। एक नश्वर व्यक्ति के लिए पार जाना और साधक बनना आसान नहीं था। अंत में सुयान को ये फैन ने मना लिया। पतिदेव, आपको जरूर आना चाहिए, बच्चा और मैं आपका इंतजार करेंगे। अपने पेट को छूते हुए सुयान दृढ़ दिखी। ये फान ने सहमति में सिर हिलाया। वह सुपरिवार से मिलने के लिए दृढ़ था। सुयान को अमर की उड़ती तलवार पर चढ़ते देख ये फैन ने पूछा, वरिष्ठ, क्या आप मुझे स्मृति के प्रतीक के रूप में कोई पता दे सकते हैं? तुम अब भी सुयान से दोबारा मिलना चाहती हो? हाँ हाँ हाँ, चूंकि तुम इतने मोहित हो, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। सुयान के चाचा ने अपना हाथ हिलाया और दो वस्तुएं हवा में प्रकट हुईं। शून्य जैसी दिखने वाली वस्तुओं से वस्तुओं का निर्माण करने की विधि संभवतः भंडारण थैली के कारण थी। कई उपन्यास पढ़ने के बाद ये फैन इस पद्धति से आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सुयान के चाचा का ध्यान इस बात पर गया और ये फैन के बारे में उनकी धारणा कुछ हद तक बदल गई। उनका इरादा ये फैन को अपने पराक्रम से डराने का था, ताकि वह अमर के हथकंडे देख सके। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके हाथ की एक लहर से दो वस्तुएं ये फैन की ओर तैरती हुई आईं। यह पत्थर एक आत्मा पत्थर है, यह आध्यात्मिक जड़ों का पता लगा सकता है। दूसरा सुपरिवार का प्रतीक है। अगर आपके और सुयान के बच्चे में आध्यात्मिक जड़ है तो इस प्रतीक को गुआंघे प्रांत में ले आइए, कोई आपसे संपर्क करेगा। आत्मा पत्थर और टोकन, क्या ये परिवार में किसी के पास आध्यात्मिक जड़ है? आकाश में लुप्त होती आकृति को देखकर ये फैन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। कथानक वास्तव में नाटकीय था। ऐसा लगता है कि इन वर्षों में वह बहुत आराम से रह रहा था। अगली सुबह ये फैन ने सभी ये परिवार के सदस्यों को एक साथ इकट्ठा किया। उन्होंने आध्यात्मिक जड़ों की जांच करने के लिए एक आत्मा पत्थर निकाला। ये फैन ने शुरू में सोचा था कि इन सभी लोगों में से कम एक या दो लोग आध्यात्मिक जड़ों वाले होंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये परिवार के लगभग 1 दर्जन लोगों में से किसी की भी जड़ें आध्यात्मिक नहीं थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि साधना के मार्ग पर चलने के लिए उन्हें व्यवस्था पर निर्भर रहना होगा। ये फैन ने कई दीर्घकालिक मिशनों पर ध्यान दिया, जैसे कि परिवार के सबसे मजबूत योद्धा और परिवार का शस्त्रागार, जिनमें से दोनों के लिए सहज क्षेत्र की साधना तकनीकों की आवश्यकता थी। सहज क्षेत्र की साधना तकनीक प्राप्त करना काफी कठिन था। ये फैन ने तुरंत ये जिन्हाई को एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे जन्मजात क्षेत्र की किसी भी साधना पद्धति पर नजर रखने को कहा। पूरे परिवार में केवल ये जिन्हाई ही वह व्यक्ति था जिसके पास सहज क्षेत्र की साधना विधि प्राप्त करने का अच्छा अवसर था। अगला विषय था परिवार जनसंख्या मिशन। पारिवारिक पद के प्रभाव और अपने पिछले जीवन के विचारों के कारण कि किसी भी बच्चे के पिता बनने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं पर ही होनी चाहिए, ये फैन ने हमेशा कुलीन मार्ग का अनुसरण किया था। हालांकि अब चूंकि ये परिवार बड़ा हो रहा था और अधिक चिकित्सकों का समर्थन कर सकता था, तो संतान पैदा करने का समय आ गया था। अब से पूरे परिवार को खेती पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। छोटे तियान, तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी होगी और परिवार की जनसंख्या बढ़ाने में मदद करनी होगी। ये जिनतियन का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक प्रजन स्वर। हालांकि उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई और जियालू ने सहमति में सिर हिला दिया। किसी ने भी रखैल रखने के विचार का विरोध नहीं किया। इस प्रकार ये परिवार एक इंजन की तरह था जो पूरी गति से काम करने लगा था। 1 साल बाद ये फैन की साधना का स्तर सफलतापूर्वक मध्य स्तर तक पहुंच गया। हाउटियन क्षेत्र का चरण। 3 साल बाद ये फैन की साधना हाउटियन क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गई। 5 साल बाद 2 उपपत्नियों ने ये फैन के लिए 2 बच्चों को जन्म दिया और ये जिनतियन ने सफलतापूर्वक 1 पोते और 1 पोती को जन्म दिया। 6 साल बाद ये फैन की साधना का स्तर हाउटियन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया और एक अड़चन तक पहुंच गया जिसे तोड़ना असंभव था। वह अभी भी जन्मजात क्षेत्र की साधना पद्धति प्राप्त नहीं कर सका। 1 साल तक इस तरह फंसे रहना बहुत लंबा समय था। ये जिनतियन का साधना स्तर पहले ही हाउटियन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था। केवल 7 वर्षों में ये परिवार की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई।
हाउटियन क्षेत्र में 6 मजबूत साधक थे और 1 दर्जन से अधिक शरीर निर्माण साधक थे। वानलू काउंटी में वे पहले से ही शीर्ष स्तरीय परिवार बन चुके थे। हालांकि ये फान अभी भी बहुत चिंतित था। उनके वर्तमान साधना स्तर को देखते हुए सुपरिवार जैसे साधना परिवार का सामना करना किसी पर अंडे से वार करने जैसा था। पत्थर खेती, उन्हें अभी भी खेती करने की जरूरत थी, लेकिन आखिर वे खेती कैसे कर सकते थे? पिताजी, यह माँ का पत्र है, जल्दी आइए। ये जिंतियन, जो अब 30 साल का हो चुका था, उत्साह में ये फैन के कमरे में दौड़ा और एक पत्र निकाला। मेरे प्यारे पति, हमारे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है। हमारी सहमति के अनुसार मैंने उसका नाम ये जिनशिया रखा है। कई वर्षों से बच्चा आपसे मिलने के लिए तरस रहा है। मैंने साधना शुरू कर दी है। वे कहते हैं कि मेरी जड़ें आध्यात्मिक हैं और मैं साधना कर सकता हूँ। मुझे पता है तुम मुझे ढूंढने जरूर आओगे। मुझे हमेशा तुम पर भरोसा है। हम ठीक हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साधना के बारे में पूछे जाने पर सुयान ने कहा कि उसकी जड़ें आध्यात्मिक हैं, इसलिए वह साधना कर सकती है। प्रत्येक शब्द से ये फैन का दिल कांप उठा। पत्नी, मुझे भी तुम्हारी याद आती है। 20 साल से अधिक समय हो गया था जब उन्होंने अपनी यादों को एकीकृत किया था। ये फान अब लगभग 50 वर्ष का हो चुका था। यद्यपि वह अब भी सुंदर और सुडौल दिखते थे, परंतु उनमें बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगे थे। खेती करना, किसान बनना उनका जुनून बन गया था। यदि वह इस जीवन में साधना नहीं करता तो संभवतः सुयान और ये जिनक्सिया को देखने का कोई मौका नहीं मिलता। सिस्टम, कृपया मुझे एक साधना तकनीक बताएं। ये फैन के दिमाग में एक नई साधना तकनीक उभरी, लाल लुआन नियम। सुयान की आध्यात्मिक जड़ अग्नि आत्मा जड़ है, इसलिए वह जिस साधना तकनीक का अभ्यास करती है वह स्वाभाविक रूप से अग्निगुण साधना तकनीक है। सुयान की साधना तकनीक अब सक्रिय हो गई थी और स्वचालित रूप से ये फैन के शरीर के भीतर काम करना शुरू कर दिया था। ये फैन खुद को हवा में लाल कणों को अवशोषित करते हुए महसूस कर सकता था, लेकिन एक बार ये कण उसके शरीर में प्रवेश कर गए तो वे सीधे ही नष्ट हो गए। ये फैन का चेहरा काला पड़ गया। वास्तव में आध्यात्मिक जड़ों के बिना भले ही आपके पास एक साधना तकनीक हो, फिर भी आप साधना नहीं कर सकते। आप अभी भी एक आध्यात्मिक गुरु नहीं बन सकते। कृषक, ऐसा लगता है कि उन्हें अभी भी अपनी योग्यता का मुद्दा सुलझाने की जरूरत है। उसे जल्दी से काम पूरा करना था और बाकी बचे मिशन पूरे करने थे। ये फान ने एक और पत्र लिखा और उसे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को भेज दिया। आधे महीने बाद ये जिन्हाई, जो कई वर्षों से घर नहीं आई थी, अचानक ये परिवार के घर के बाहर प्रकट हुई। लेकिन वर्तमान ये जिन्हाई अच्छी हालत में नहीं थी। उसका शरीर सिर से पैर तक खून से सना हुआ था। जांच करने पर ये फैन ने पाया कि ये जिन्हाई को न केवल बाहरी चोटें आई थीं, बल्कि उसके अंदरूनी हिस्से भी गड़बड़ थे। उसकी सभी मेरिडियन टूट चुकी थीं। उसकी सारी खेतीबाड़ी की कला नष्ट हो गई थी। ये फैन ने जल्दी से मुट्ठी भर अमृत ये जिन्हाई के मुंह में ठूंस दिया और उसकी हालत स्थिर करने में कामयाब रहा। 2 दिन बाद ये जिन्हाई अंततः जाग गया। पिताजी, मेरे पास जो पैकेज था वह कहाँ है? जैसे ही वह जागा, ये जिन्हाई ने उत्सुकता से पूछा। ये जिन्हाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस समय पैकेज की परवाह कौन करेगा? लेकिन सौभाग्यवश इसे केवल पैक किया गया, फेंका नहीं गया। ये फैन से पैकेज पाकर ये जिन्हाई ने राहत की सांस ली। उसने पैकेज से एक किताब निकालने की कोशिश की। पिताजी, मैंने आपको निराश नहीं किया है। किताब पर 3 अक्षर लिखे थे, कुंतियानगुंग। पिताजी, यह साधना पद्धति, यह सहज क्षेत्र की है। ये जिन्हाई की आवाज में गर्व था, भले ही उनकी खांसी हल्की थी। भले ही वह बर्बाद हो गया, कम से कम वह खेती की पद्धति को वापस ले आया। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? ये फान को बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसने ये जिन्हाई को वह पत्र नहीं लिखा होता। वह सहज क्षेत्र साधना पद्धति के बदले में ये जिन्हाई का उपयोग नहीं करना चाहता था। पिताजी, कोई बात नहीं, बस मैं बर्बाद हो गया हूँ, लेकिन कम से कम आप लोग मेरा साथ तो दे सकते हैं। मैं भूखा नहीं रहूंगा। ये परिवार के सदस्य चुप थे और ये जिंतियन कांप रहा था। ये जिन्हाई की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। छोटी उम्र से ही ये जिन्हाई के साथ पली भी ये जिंतियान का उनके साथ गहरा भावनात्मक संबंध था। ये जिंतियन आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन आज वह पागलपन की भावना से भरा हुआ था। छोटे भाई, मुझे बताओ कि तुम्हें किसने चोट पहुंचाई और मैं तुम्हारा बदला लूंगा। भाई, कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। ये जिन्हाई को देखकर ये फैन का दिमाग घूम रहा था। ये फैन निश्चित रूप से ये जिन्हाई को इस तरह बर्बाद नहीं होने देगा।
सभी मध्याह्न रेखाओं के कट जाने पर यहां तक कि जन्मजात क्षेत्र का साधक भी असहाय हो जाएगा। हालांकि ये फैन, जो प्रथम श्रेणी की कीमिया दांव कौशल का मालिक है, उसे ठीक करने में सक्षम था। कई अमृत ये जिन्हाई की चोटों को ठीक कर सकते थे, लेकिन उन अमृतों का उपयोग वास्तविक साधकों द्वारा किया जाता था। इन्हें बनाने के लिए आपको आध्यात्मिक ऊर्जा को आध्यात्मिक अग्नि में परिवर्तित करना होगा। आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को साधक बनना होगा, उन्हें किसान बनना होगा। छोटे भाई, चिंता मत करो, तुम्हारी चोट अभी भी ठीक हो सकती है। ये फैन की बातें सुनकर सभी लोग आश्चर्य और खुशी से ये फैन को देखने लगे। ये फैन की बातों पर किसी को शक नहीं था। इतने सालों में ये फैन ने अपने कामों से साबित कर दिया है कि वो कभी खोखले वादे नहीं करता। यह सुनकर ये जिन्हाई की भी कुछ शक्ति वापस आ गई। अगर ये जिन्हाई आगे भी ऐसा कर सकते तो एक साधारण व्यक्ति क्यों बनना चाहेंगे? खेती, ये परिवार केवल बेहतर ही होगा और केवल निरंतर सुधार करके ही वे ये परिवार में योगदान दे पाएंगे। अब से हर किसी को सहज क्षेत्र तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये फैन ने वह गुप्त मैनुअल भी उठाया जो ये जिन्हाई ने उसे दिया था। वह देखना चाहता था कि तथाकथित जन्मजात क्षेत्र कैसा दिखता है और उसमें कैसे प्रवेश किया जाए। साधना तकनीक से गुजरने के बाद ये फैन मौन हो गया। तथाकथित सहज क्षेत्र वायु से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने, शरीर को परिष्कृत करने तथा उसे सहज शरीर में रूपांतरित करने की प्रक्रिया थी। उस क्षण ये फैन को अंततः समझ में आया कि साधक मार्शल कलाकारों को क्यों नीची दृष्टि से देखते हैं। ये मार्शल कलाकार कुछ और नहीं बल्कि आध्यात्मिक जड़ों से रहित लोग थे जो अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडारण करने में असमर्थ थे। इसलिए उन्हें अगला सबसे अच्छा उपाय अपनाना पड़ा, आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर को बेहतर बनाना। दयनीय एवं शोचनीय। प्रतिभा 99% पसीना और 1% प्रेरणा है। हालांकि उस 1% प्रतिभा के बिना आप कुछ भी नहीं हैं। ये फैमिली आर्मरी 3 अ प्लेथोरा ऑफ बुक्स पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। आप इनाम का दावा कर सकते हैं। मुझे मेजबान को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई दें। फॉर्मेशन फर्स्ट ग्रेड। ये फैन के दिमाग में कई संरचनाएं तुरंत प्रकट हुईं। रक्षा के लिए रॉक फॉर्मेशन, छिपने के लिए गुप्त फॉर्मेशन और हमले के लिए 100 तलवारों की सरी। प्रत्येक संरचना अत्यंत शक्तिशाली थी। यहां तक कि इन्नेट दायरे के सबसे शक्तिशाली मार्शल कलाकार भी इन संरचनाओं के सामने निराशाजनक माने जाते हैं। इससे भी अधिक, ये फैन ने एक ऐसी संरचना भी देखी जो आध्यात्मिक अग्नि संरचना की जगह ले सकती थी। अफसोस की बात है कि ये फैन इनमें से कोई भी संरचना स्थापित नहीं कर सका, क्योंकि इन संरचनाओं को स्थापित करने के लिए आवश्यक सामग्री नश्वर दुनिया में बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं थी। यहां तक कि सबसे सरल स्पिरिट फायर फॉर्मेशन के लिए भी व्यू नेत्र के रूप में स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होती है। एक आत्मा पत्थर। ये फैन संभवतः इसे कहां पा सकता है? यह डाउ ऑफ फॉर्मेशंस कौशल वर्तमान में चिकन रिप से ज्यादा कुछ नहीं था। ये फैन पारिवारिक शस्त्रागार से आध्यात्मिक मूल प्रतिभा प्राप्त करने में असमर्थ, वह केवल पारिवारिक पावर हाउस से पुरस्कार की प्रतीक्षा कर सकता था, यह देखने के लिए कि क्या वह इसे प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो वह केवल परिवार की जनसंख्या पर ही निर्भर रह सकता था। हालांकि परिवार जनसंख्या कार्य को पूरा करने में कम से कम 10 वर्ष लगेंगे। ये फैन इतना लंबा इंतजार नहीं कर सका। सबसे अच्छा समाधान यह था कि परिवार के भीतर एक इन्नेट रियल पावर हाउस का उदय हो। 3 दिन बाद ये फैन ने अपनी सहज साधना तकनीक से सहज शरीर को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया और सहज क्षेत्र में प्रवेश किया। इन्नेट रियल मार्शल आर्ट का अंतिम क्षेत्र। अपना हाथ उठाते हुए ये फैन ने विशाल इनेट ट्रू युवा से हाथों की एक विशाल जोड़ी इकट्ठा की और कृत्रिम पर्वत को पकड़ लिया। धमाका! कृत्रिम पर्वत टूट गया। जन्मजात क्षेत्र जन्मोत्तर क्षेत्र के शिखर से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी उम्र बढ़ गई हो। काश यह प्रणाली जीवनकाल दिखा पाती। सिस्टम इंटरफेस अपडेट कर दिया गया है, कृपया स्वयं जांच लें। चरित्र। ये फैन जीवनकाल 72 वर्ष। स्तर प्रारंभिक सहज क्षेत्र 212/10,000। कौशल ज्यू न्यू बॉडी रिफाइनिंग तकनीक पूर्ण। कीमिया दाव प्रथम श्रेणी पूर्ण 1599/1600। जंगली पवन चाकू पूर्ण। कोमल पवन तलवार पूर्ण। स्मिथिंग प्रथम श्रेणी 1599/1600। फॉर्मेशन प्रथम श्रेणी 1599/1600। दिव्य कौशल हरा सांप रक्तरेखा अवर 72/100। मिशन फैमिली राइज 2 पाथ ऑफ पावर 2 फैमिली टेरिटरी 2 फैमिली जनसंख्याएं परिवार आर्मरी 3 सिस्टम द्वारा दिखाया गया जीवनकाल वह समय था जो ये फैन के पास जीने के लिए बचा था।
ये फान पहले से ही 52 वर्ष का था, इसलिए यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी तो ये फान 124 वर्ष की आयु तक जीवित रह सकता था। यदि कुछ अप्रत्याशित घटित होता है तो सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि ये फैन इतने लंबे समय तक जीवित रह सके, लेकिन यह गारंटी नहीं दे सकता कि ये फैन इतने लंबे समय तक जीवित रहेगा। 72 साल ये फैन को तुरंत राहत मिली। इतने समय में तो वह खेती करने में सक्षम हो जाएगा, है ना? हालांकि जब ये फान अपनी खुशी का आनंद ले रहा था तभी एक बुरी खबर आई। ये जिंतियन आगे नहीं बढ़ सका और उसे फिर से एक और अड़चन का सामना करना पड़ा। ठीक पिछली बार की तरह जब वह शरीर निर्माण चरण से प्रसवोत्तर क्षेत्र में पहुंचने का प्रयास कर रहा था तो या तो उसकी योग्यता में वृद्धि होनी थी या उसे अमृत पर निर्भर रहना था। हालांकि ऐसे अमृत मौजूद थे जो किसी को इससे बाहर निकलने में मदद कर सकते थे। जन्म के बाद से लेकर जन्मजात क्षेत्र तक केवल एक वास्तविक कीमियागर ही उन्हें परिष्कृत कर सकता है। सहज क्षेत्र में प्रवेश किए बिना ये फैन साधक नहीं बन सकता था। साधक बने बिना वह उन अमृतों को परिष्कृत नहीं कर सकता था जो ये जिंतियन को सहज क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देते, और इसलिए वह अभी भी साधक नहीं बन सकता था। ये परिवार एक गतिरोध में फंस गया था। सफलता कैसे प्राप्त करें? ये फान अचानक थोड़ा उलझन में पड़ गया। सिस्टम के कामों को कई बार जांचने के बावजूद कम से कम फिलहाल तो कोई हल नजर नहीं आ रहा था। नहीं, वह यूं ही निष्क्रिय खड़ा नहीं रह सकता था। जिंतियान, साधकों से जुड़ी खबरें पूरी ताकत से इकट्ठा करना शुरू करो। हम यूं ही बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते। ज्यो अब से उनकी साधना का निर्देशन करने का दायित्व तुम्हारा होगा। ये फान ने सक्रिय कदम उठाने की योजना बनाई। अभी भी एक रास्ता था, बशर्ते वह एक आत्मा पत्थर ढूंढ ले। सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। नव अर्जित संरचना कौशल का उपयोग करके वह एक स्पिरिट फायर संरचना स्थापित कर सकता था। जब तक उसके पास आध्यात्मिक अग्नि थी वह अमृत को परिष्कृत कर सकता था ताकि ये जिंतियन को सफलता मिल सके। पूरे ये परिवार ने कार्रवाई शुरू कर दी। समय बीतता गया, दिन ब दिन, 1 महीना, आधा साल, 1 साल। इस वर्ष के दौरान ये फैन की साधना का स्तर बिल्कुल भी नहीं सुधरा, यह पूरी तरह से स्थिर था। ये जिंतियन भी साधना नहीं करता था, बल्कि लगातार साधना करने वालों के बारे में जानकारी एकत्रित करता रहता था। ये फैन यह बात समझ गया, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक समाचार की प्रतीक्षा की। पिताजी, एक खबर है। ये जिंतियन अपनी यात्रा से धूल धूसरित होकर ये परिवार के पास लौटा और ये फैन के लिए एक रोमांचक समाचार लाया। इसका संबंध कृषकों से नहीं था, बल्कि काल्पनिक उपन्यासों में वर्णित राक्षसों जैसे प्राणियों से था। राक्षस? ये जिंतियन के अनुसार लाल लौह अयस्क के भंडार के पास एक अजीब प्राणी दिखाई दिया था जिसे ये फैन ने पहले बेच दिया था। इसके पास न केवल एक दुर्जय भौतिक शरीर था बल्कि यह आग भी उगल सकता था। यहां तक कि चांगहे टाउन के बड़े परिवारों द्वारा आमंत्रित किए गए पोस्टनेटल रियल मार्शल कलाकार भी इसका मुकाबला नहीं कर सके। वानलू काउंटी में सबसे शक्तिशाली केवल प्रसवोत्तर क्षेत्र में थे। एक इन्नेट रियल मार्शल कलाकार को आमंत्रित करने के लिए किसी को गुआंगहे प्रांत जाना होगा। हालांकि एक इन्नेट रियल मार्शल आर्टिस्ट पाना इतना आसान नहीं था। वर्तमान में वानलू काउंटी में ये फैन इनेट दायरे में एकमात्र मार्शल कलाकार था। राक्षस? ये फान एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन जल्द ही उसने अपना मन बना लिया। इस राक्षस को मारना होगा।